Assalamualaikum. Let me share the screen. All right. चले जी, स्टूडेंट्स कुछ कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ये मेजर मेजर डिस्कशंस कुछ करनी है, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और ये 9 स्टूडेंट्स का कनेक्ट हुए हैं क्या? आज के सारे पिकनिक मना रहे हैं क्या? कोई भी नहीं आया, कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ। चलिए भाई, एंड में डिस्कशन कर लेंगे, अभी फिर पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो डिस्कशन है वो एंड में कर लेंगे जब स्टूडेंट्स होंगे। तो एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन करनी है, दूसरी मिट्स के हवाले से डिस्कशन करनी है, बाकी तो कोर्स है। कोर्स तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, पहले कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब जो आज का टॉपिक बेसिकली स्टडी करना है वो कर लेते हैं, फिर एंड में डिस्कशन कर लेंगे। ऑलराइट, लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें वैसे तो हमने रिकैप किया था थ्रू आउट द कोर्स का, और उसमें भी खैर इतना अच्छा नहीं हो सका था क्योंकि वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। लेकिन मैंने गूगल क्लासरूम में पूछा था तो किसी ऐसा कोई क्वेश्चन था भी नहीं। तो एक आध स्टूडेंट का था, उसको मैंने चैट पे ही क्वेश्चन उसकी क्यूरी रिजॉल्व कर दी थी, तो वो मुझे सेशन लेना नहीं पड़ा था। खैर, लेक्चर्स आप लोगों के पास थे उसके, वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम होता तो आप लोग दिख सकते थे। कोई खैर है, वो ऐसा पेपर भी ऐसा टफ नहीं था, लेकिन पता नहीं टफ क्यों समझा गया। मुझे लगता है टफ समझा गया, पेपर को टफ इतना था नहीं वो। और जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने ग्रेस्प करे हैं उसमें आप लोग कंफ्यूज्ड हो, जिस तरीके से आप लोगों ने लिखा है उसको, तो ये चीज काफी क्वेश्चनेबल है। और इत्तेफाक की बात है, ये आपके साथ नहीं है, प्रीवियस लास्ट टाइम भी जब मैंने एक कोर्स पढ़ाया था उसमें भी मिड टर्म में इस टाइप के ही हालात थे उन स्टूडेंट्स के भी। बाद में उन्होंने इम्प्रूव किया था, तो फिर फाइनल्स में फिर थोड़ा अच्छा स्कोर कर लिया था, प्रोजेक्ट में अच्छा स्कोर कर लिया था, तो उससे उनके ग्रेड्स अच्छे रहे। लेकिन अगर आप लोगों के लिए भी यही बात है कि आप लोग अगर अभी जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना जो स्टार्ट कर चुके होंगे आप लोग, तो उसको फाइनलाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि प्रेजेंटेशंस भी फिर एंड में हमने कंडक्ट करनी है, तो वो अच्छा हो जाए आप लोगों का। इसी तरीके से जो क्विज एक आध बाकी है वो अच्छे से अच्छा हो जाए, ताकि आपके क्विज में अगर किसी में मार्क्स कम है, एक ही हुआ है अभी तो, 2 क्विजेज मुझे लेने हैं, तो मैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह लूंगा। हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास, मतलब जो कमिंग टू नेक्स्ट क्लासेस है उनमें ले लूँ कंटिन्यूअस, तो फिर उसके बाद बेसिकली देख लेंगे। सॉल्यूशन तो मैं शेयर नहीं करूंगा, बाकी मैं बता दूंगा कि क्या लिखना चाहिए था। सॉल्यूशन स्पेसिफिकली तो मैं नहीं दे सकता। बाकी मैं क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होने चाहिए थे एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से, वो फिर एंड में मुझे याद दिला देना, एक दफा रिमाइंड करा देना आप में से कोई स्टूडेंट, वो मैं बता दूंगा कि आप लोगों ने मिस्टेक्स कहाँ पे की हैं और क्या की हैं। ठीक है, वो तो मैं डिस्कस करूंगा किसी भी एक क्वेश्चन पेपर को लेके, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग सर्चिंग पढ़ रहे थे, जो कि अब काफी लेट हो गया वैसे, कोर्स थोड़ा सा स्लो हो गया है आप लोगों का, तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा स्पीड को अपनी, क्योंकि टॉपिक्स काफी सारे मेरे हिसाब से जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो बाकी हैं, और टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, और इत्तेफाकन आप लोगों की जो फर्स्ट क्लास थी वो भी हॉलीडे वाले दिन ही थी, 10th ऑफ मुहर्रम थी, तो वो भी नहीं हो सकी थी, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी बहुत स्लो रही आप लोगों की क्लास की।
अब उसको कोशिश करेंगे कवर करने की। जो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा तो आप लोग भी थोड़ा सा अब स्पीड कैच करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम दें इस कोर्स को भी, ताकि आपकी चीजें इजीली कवर हो सके। कि वैसे ही आप लोग FIP का प्री रैक है, तो इसको अच्छे से करना ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि FIP में बहरहाल आपको कहीं ना कहीं AI के कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करना पड़ रहा होता है। तो AI अच्छा पड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वहां पे बेनिफिट होगा, वहां पे आपको फायदा होगा। ऑलराइट, लास्ट टाइम हमने ए स्टार एल्गोरिथम पढ़ा था, और पेपर में तकरीबन सारे बच्चों ने ही ए स्टार एल्गोरिथम को सही सॉल्व भी किया, ठीक है, अच्छी बात है वो। लेकिन हमने ए स्टार एल्गोरिथम की ऑप्टिमैलिटी को प्रूफ नहीं किया था। ये एक टॉपिक मेरा रह गया था, तो मैंने सोचा कि आज यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ए स्टार की ऑप्टिमैलिटी को प्रूफ करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रूफ ले लेते हैं। अच्छा, प्रूफ करने के दो तीन तरीके हैं। जब भी आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी हो सकता है आपने पढ़ा हो, एक प्रूफ होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन के साथ प्रूफ करना, यानी आप एक ऑपोजिट एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस ऑपोजिट एग्जाम्पल को लेके सही एग्जाम्पल को प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कहलाता है। एक होता है प्रूफ बाय इंडक्शन, ठीक है। तो प्रूफ बाय इंडक्शन क्या होता है कि आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को यूज करके या कोई फॉर्मूला अप्लाई करके उससे आप बात को, या जो भी आपकी डिस्कशन होती है, जो भी आपका थ्योरम होता है, वट एवर जो एल्गोरिथम है, उसको आप प्रूफ करते हैं। और एक और प्रूफ करने का तरीका होता है, वो मेरा जहन में भी नाम नहीं आ रहा। तीन प्रूफ के वेज होते हैं, एक प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक प्रूफ बाय इंडक्शन होता है, एक प्रूफ बाय एक और वे होता है, उससे भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को याद हो तो वो चैट पे लिख दें, ताकि मुझे भी याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। खैर, तो ये जो सामने हमारे प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं, इसको हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो क्लेम क्या है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। कि हमने एक क्लेम हमारा ये है, द फर्स्ट सॉल्यूशन फाउंड हैज द मिनिमम पाथ कॉस्ट। हमारा ये क्लेम है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन स्पेस है, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ नहीं, प्रूफ बाय कुछ होता है, डायरेक्ट प्रूफ तो ऐसे नहीं हो सकता, प्रूफ बाय कुछ और होता है। खैर, हमारा क्लेम ये है कि हमारा जो भी फर्स्ट सॉल्यूशन है उसकी मिनिमम पाथ कॉस्ट है, ये हमारा क्लेम है, ठीक है। हम एक सॉल्यूशन स्पेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्पेस या स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस हम लोग समझते हैं क्या होता है, ठीक है। जो भी एजेंट का पूरा एरिया है जिसमें वो काम कर सकता है, वो स्टेट स्पेस कहलाता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है या हमारा क्लेम है कि हमारा जो भी फर्स्ट सॉल्यूशन होगा उसकी अ, जो कॉस्ट होगी, पाथ कॉस्ट होगी, वो मिनिमम होगी। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए हमने लेट्स से एक सपोज कर लिया, एक सपोजिशन हमने कर ली कि एक गोल स्टेट है, एक नोड है जी, जो कि गोल स्टेट है, और उस जी तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो एफ स्टार है, ठीक है। जी एक नोड है, ठीक है। इस नोड तक पहुंचने की स्टार्ट से कॉस्ट एफ स्टार है, ठीक है। लेकिन जब हमने ए स्टार एल्गोरिथम अप्लाई किया इसी सॉल्यूशन स्पेस के ऊपर, स्टेट स्पेस के ऊपर, तो हमें पता चला कि एक और स्टेट एग्जिस्ट करती है इस सॉल्यूशन स्पेस के अंदर, जिसका नाम G2 है, ठीक है। और उस G2 की जो कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट है, वो ग्रेटर देन है एफ स्टार के, ठीक है। यानी कि जो एफ स्टार की ऑप्टिमल कॉस्ट है जो हमें कह रहा है, ठीक है, ए स्टार कह रहा है कि नहीं, एक और कॉस्ट एग्जिस्ट करती है जिसकी कॉस्ट एफ स्टार से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट टाइम पे या फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो अगर मिनिमम पाथ कॉस्ट है उसकी, तो जो ए स्टार ने कॉस्ट फाइंड करी है वो गलत है, ठीक है। हम बेसिकली ये बात कह रहे हैं, ठीक है। सिनेरियो समझ आ गया सबको, जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं सबको समझ आ गया। सिंपल सा एक सिनेरियो है कि एक हमें दिया हुआ है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि हम जो भी, एक हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। एक स्टेट स्पेस हमें दिया है और उसमें सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, और हमें ये कहा गया है कि इस स्टेट स्पेस के लिहाज से ये मिनिमम पाथ कॉस्ट है, ठीक है। और उस पाथ कॉस्ट के लिए जो बेसिकली नोड है, उसकी गोल स्टेट जो है उसका नाम जी है, जिसकी जो ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट है उसका नाम एफ स्टार है।
लेकिन जब हमने इसी स्टेट स्पेस के ऊपर ए स्टार एल्गोरिथम को अप्लाई किया तो उसने एक और गोल स्टेट डिस्कवर करी जिसका नाम G2 है। ठीक है, एक और स्टेट उसने डिस्कवर करी जिसका नाम G2 है। और G2 की जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि G बेसिकली हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है। ठीक है, हमें ये हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, और H हमारी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट होती है। तो G ऑफ G2 जो है, ठीक है, उसकी कॉस्ट ग्रेटर है F स्टार से। यानी कि इस सिनेरियो के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम पाथ कॉस्ट डी बी है, ए स्टार जब हमने सी सॉल्यूशन स्पेस के ऊपर अप्लाई किया तो उसने हमें गलत सॉल्यूशन दिया। अब हम इस चीज को प्रूव करने जा रहे हैं कि क्या ए स्टार गलत था या कि ए स्टार सही है। ठीक है, सिनेरियो ऑप्टिमल, ये समझ आ गया कि क्वेश्चन है क्या, कि खाली सलमान और बुशरा ही बताते हैं, बाकी सारे क्या सोने आते हैं क्लास में? बाकी सबको नहीं पढ़ना क्या? बाकी सारे क्वेश्चन भी नहीं होते, आंसर भी नहीं होते, और उसके बाद फिर पेपर में क्यों फिर अच्छा नहीं करते हो अगर कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं है आप लोगों के? क्यूरी है तो पूछो, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सबका, इक्वल चलो सारे। क्यूरी है बाकी स्टूडेंट्स की? रजा है, किरण है, अकील है, हम्माद है, अरकम उस्मानी है, हिबार है, काशिफ है, अब्दुल कयूम है। तो हाँ या ना में जवाब तो दो एटलीस्ट, मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोग क्लियर है या नहीं है? अभी भी खाली अरकम ने जवाब दिया, बाकी सारे सोए हुए हैं कनेक्ट करके बस। ऑनलाइन का पूरा पूरा 100% फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा जी, तो लेट सपोज हम एक सपोज कर लेते हैं, एन नाम की एक नोड है, ठीक है, जो कि जी के रास्ते में पड़ रही है। ठीक है, यानी अगर हम जी तक पहुंचना चाह रहे हैं, जो हमें मिनिमम एक कॉस्ट हमें दी हुई है, जो कि हम हमें पहले से गिवन था कह लें आप। ठीक है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक नोड है जिसका नाम एन है। ठीक है, जो कि स्टार्ट से जी तक लेकर जाती है। और हमें पता है, ये हमें रूल पता है कि एच हमारा जो होता है वो एडमिसिबल होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ भी चुके हैं, वैसे मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ कि एच इज एडमिसिबल। वी रिक्वायर दैट फॉर ए स्टार एच इज एडमिसिबल। ठीक है, तो अगर एच एडमिसिबल है, ठीक है, यानी उसका जो एच की जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमल कॉस्ट है। ठीक है, तो हम एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एफ स्टार लिख सकते हैं। ये एडमिसिबिलिटी के ही रूल अप्लाई करके हमने यहाँ पे एच की जगह एफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम एच को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम एफ को देख रहे हैं। ठीक है, एच की जगह यहाँ हमारे पास जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है वो इन सेंस ऑफ एफ दी हुई है, वेरिएबल है, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। ठीक है, एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एफ स्टार। ठीक है, ये हमने एडमिसिबल की कंडीशन पिक करी है। ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन चूंकि अभी हमने एन को एक्सपेंड नहीं किया, ठीक है, जी टू से पहले, यानी अभी हम स्टार्ट पे ही हैं, अभी हमने जी टू से पहले एन को एक्सपेंड नहीं किया। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन होल्ड करती है कि जो कॉस्ट है, जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है जी टू की, वो लेस देन इक्वल्स होगी एफ एन के। वो क्यों होगी? क्योंकि अभी तक हमने उसको एक्सपेंड करके चेक ही नहीं किया, ये भी हम एज्यूम्ड वर्ल्ड में ही काम कर रहे हैं सारा का सारा। और अगर एफ ऑफ एन, सॉरी एफ ऑफ जी टू, जो उसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है जी टू की, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स एफ एन है, तो इस ह्यूरिस्टिक फॉर्मूले से, एडमिसिबिलिटी का फॉर्मूले से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना एक दूसरे के। हमने खुद ऊपर कहा है एडमिसिबिलिटी में, तो हम इसको एफ ऑफ एन को एफ स्टार से रिप्लेस कर देंगे। और अगर एफ ऑफ जी टू इज लेस देन इक्वल टू एफ स्टार प्रूफ हो जाता है या आ जाता है, जो हमने लिया है जैसे हम उसको एडमिसिबिलिटी से, ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट का हमें पता है कि जब हम गोल स्टेट पे होते हैं तो उसकी कॉस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है, जब हम गोल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो हमारी गोल स्टेट पे ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जीरो होती है। तो एच ऑफ जी टू इज इक्वल टू जीरो, डेट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ जी टू इज लेस देन इक्वल टू एफ स्टार। तो हमने बेसिकली प्रूफ कर दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे जो बात लिखी हुई थी ये गलत है। यानी ए स्टार ने जो सॉल्यूशन फाइंड किया था वो गलत, वो उसकी कॉस्ट ग्रेटर देन नहीं थी,
उसकी कॉस्ट लेस देन थी, ये हमने प्रूव कर दिया। और ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमने एक गलत कंडीशन ली और उसी गलत कंडीशन को लेते हुए हमने सही बात को प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रूफ समझ आ गया? बहुत सिंपल है, हमने खाली एडमिसिबिलिटी को डाला है और एडमिसिबिलिटी को यूटिलाइज करते हुए सिर्फ काम किए। पहले एफ ऑफ एन से उसको कंपेयर किया, फिर एफ स्टार से उसको कंपेयर किया, देन उसके बाद हमने ह्यूरिस्टिक, क्योंकि हम बोल रहे हैं गोल स्टेट है वो, तो गोल स्टेट की वजह से उसकी ह्यूरिस्टिक 0 हो गई कॉस्ट, तो ऑटोमेटिकली उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वही उसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट के प्लस हो जाएगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ह्यूरिस्टिक कॉस्ट प्लस एक्चुअल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो 0 प्लस होएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रूफ हो गया कि ए स्टार एल्गोरिथम जब भी आपको सॉल्यूशन देगा तो वो ऑप्टिमल होगा, ये गारंटी आपको मिलेगी। ठीक है, इस टाइप की चीज मैंने वर्डिंग में आप लोगों से ऐसे पूछी भी थी, इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन, कि आप कंपेयर करके बताएं कि यूसीएस बेहतर परफॉर्म कर रहा है या ए स्टार बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें डिफरेंट बच्चों की राय थी, तो उसको देखते हुए स्कोर मैंने दिया बाकी, लेकिन ए स्टार वैसे बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है, आज ये बात हमने प्रूव कर ली एक तरीके से बाय इंडक्शन। ठीक है, इसी तरीके से कंप्लीटनेस और कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कंप्लीटनेस की ए स्टार गारंटी देता है सिर्फ 2 कंडीशंस के अंदर। ए स्टार एल्गोरिथम आपको जब कंप्लीटनेस की गारंटी देता है कि अगर तो सॉल्यूशन पहली बात तो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और उसमें भी 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन कि हर जो नोड है आपके नेटवर्क के अंदर, जो आपका ग्राफ है या जो ट्री है आपका, जो नेटवर्क है आपका गिवन या स्टेट स्पेस है, उसके फाइनाइट नंबर्स ऑफ सक्सेसर नोड्स, यानी ये ना हो कि ब्रेथ में या डेप्थ में नोड्स बढ़ी जा रही है तो वो एक्सप्लोर कर करके आप कहें कि ताकि मैं तो उसको एक्सप्लोर करता रहे, ऐसा ना हो। लिमिटेड नंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ सक्सेसर्स हो। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज कि वहां उसकी जो कॉस्ट है, यानी हर नोड की जो कॉस्ट है वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, यहाँ पे इसने पॉजिटिव कांस्टेंट का नाम यूज किया है, तो मैं पॉजिटिव कांस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट को आसान कर देता हूँ। बस आप ये समझ लें कि दूसरी चीज के हर जो कॉस्ट है, जो नोड है, उसकी कॉस्ट पॉजिटिव हो, 0 से ग्रेटर हो, नेगेटिव में ना हो। ठीक है, इन 2 कंडीशंस के साथ अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ए स्टार एल्गोरिथम आपको कंप्लीटनेस की गारंटी देता है। ठीक है, और ये अभी हम पीछे भी प्रूफ कर चुके हैं, ये फाइनाइट नंबर ऑफ नोड वाली बात, तो ये ही एडमिसिबिलिटी से बात आ रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, तो जो हमारा एल्गोरिथम है, ए स्टार एल्गोरिथम, वो स्टेट स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम्स में आता है, कि ये टाइम और स्पेस बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, अगर इसको बेहतर करना है तो इसके ह्यूरिस्टिक फंक्शन के ऊपर काम किया जा सकता है, कि आप ह्यूरिस्टिक्स ऐसी अप्लाई करें जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा श्रिंक हो जाए या छोटा हो जाए, तो वो एक बंदे एक फर्दर बंदे की वो बेसिकली जो सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, ये उस रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है या एआई पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ह्यूरिस्टिक बेसिकली अप्लाई करके इसको श्रिंक कर सकता है। वैसे नेचर वाइज ये एक्सपोनेंशियल है, स्टेट वाइज भी और टाइम वाइज भी। कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है, किसी भी एल्गोरिथम की कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि वो एल्गोरिथम आपको सॉल्यूशन पे तक पहुंचाएगा। यानी आप जब उस एल्गोरिथम को रन करेंगे ना, तो जब उसकी एग्जीक्यूशन एंड होगी तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इस एल्गोरिथम को, ऐसे एल्गोरिथम को हम कहते हैं कि ये कंप्लीटनेस की हमें गारंटी देता है, जिस तरह बीएफएस देता है, डीएफएस नहीं देता। ठीक है, इस तरीके से आईडीएस देता है, आईडीएस नहीं देता, सॉरी, वो देता है यूसीएस देता है, और डिफरेंट एल्गोरिथम्स देते हैं और कुछ नहीं देते। ये वही वाली बात है। ठीक है, तो एक पेपर है 1997 और 2008 के पेपर, उन्होंने बेसिकली ह्यूरिस्टिक्स को बेसिकली अप्लाई करके कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ए स्टार एल्गोरिथम की कम करने की कोशिश करी थी। उसमें उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो आपका सर्च ग्राफ था उसको उन्होंने एक ट्री लिया, और ट्री में उन्होंने सिर्फ उन्हीं नोड्स को एक्सपेंड किया जो इस बेसिकली आप ये कह लें कॉन्स्ट्रेंट को या कंडीशन को बेसिकली सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ऑफ एक्चुअल ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है माइनस ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक नोड।
यानी टोटल ह्यूरिस्टिक्स, स्टार का मतलब टोटल होता है, टोटल ह्यूरिस्टिक्स ऑफ एन, यानी जितनी भी नोड्स हैं नेटवर्क के अंदर माइनस उस स्पेसिफिक नोड की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट should be less than equals to big O नोटेशन log एक्स्ट्रा n। तो इस कंडीशन में अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ये कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात है। ये अगर नहीं भी समझ आए तो कोई मसला नहीं है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है समझने के लिए। बस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिहाज से एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है स्टार। ठीक है, अच्छा अब एक छोटा सा काम आप लोग करें। ये 8 पजल प्रॉब्लम है, हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम इसके लिए एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिजाइन करना चाहें तो क्या इसके लिए ह्यूरिस्टिक फंक्शन हो सकता है कि हम ऐसा ह्यूरिस्टिक फंक्शन बना लें जिससे हम जैसे भी इसको हम मिक्स करके दे दें आपको अरेंजमेंट, तो हम गोल स्टेट तक पहुंच जाओ। गोल स्टेट हमें पता है कि हमें सीक्वेंस से नंबर्स को अरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या तरीका हो सकता है, क्या माइंड में जस्ट एक इंटेलिजेंट तुक्का कह सकते हैं आप लगाएं, ट्राई करें कि क्या आपको लॉजिक लगती है, किस तरीके से करते हैं। जैसे एग्जाम ने शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर यूक्लिडियन डिस्टेंस वाली एग्जांपल उसका सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे भी कुछ इस टाइप की चीज लग सकती है। क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताएं, आप लोग सोचें थोड़ा सा जल्दी से, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करिएगा क्योंकि टॉपिक्स काफी बाकी हैं, डिस्कशंस काफी बाकी हैं आज के लिए। क्या लगता है आप लोगों को? चलो मैं हाफ सॉल्व कर देता हूँ, हाफ आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, एक ह्यूरिस्टिक मैंने दे दी, द नंबर ऑफ टाइल्स इन द रॉन्ग पोजीशन। ठीक है, रिप्लेस तो होगा, देखो हम रिप्लेस तो करना है, लेकिन रिप्लेस करने के लिए टेक्निक या ह्यूरिस्टिक क्या बनाऊं मैं? ह्यूरिस्टिक का मतलब ये है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए इस स्टेट स्पेस के मैं क्या कौन सी चेंजेस करूं, कौन सी चीजों को क्या काम करूं जिसकी वजह से मैं सॉल्यूशन तक पहुंच जाऊं। जिस तरीके से एक बता दिया कि रॉन्ग टाइल की पोजीशन काउंट कर लें हम वो टाइल्स को जो रॉन्ग पोजीशंस के ऊपर है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अरेंज करने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी ना। ये तो आप खुद बता रहे हो, जैसे आप उठा उठा के 7 ब्लॉक्स रख रहे हो, लेकिन ये पहले से ब्लॉक्स आपको एक अरेंजमेंट दी भी है रैंडम, तो उसमें क्या करेंगे? उसके लिहाज से थोड़ा सा सोचो, बाकी भी सोचें। बहुत आसान है इसका। चलो एक और हिंट दे देता हूँ, जो टाइम कम है वरना मैं इसको टाइम देता। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ये बता दो बस। फर्स्ट रो को सॉर्ट कर लें पहले। ठीक है, सॉर्टिंग आप कह रहे हो, सॉर्टिंग भी ह्यूरिस्टिक चलो कह सकते हैं, ह्यूरिस्टिक उसकी काउंट हो सकती है, तो ह्यूरिस्टिक लगा सकते हैं। चलो यार टाइम कम है तो मैं इसलिए दिखा देता हूँ। वैसे मुझे थोड़ा सा आप लोग को टाइम देना था ताकि आप लोग सॉल्व करें, इस पर थोड़ा सा अपना माइंड लगाएं। ये इसकी सेकंड ह्यूरिस्टिक है कि आप ह्यूरिस्टिक बनाते हुए, वैसे ये सॉर्टिंग वाली ह्यूरिस्टिक भी अप्लाई हो सकती है, जैसे दानिश अंसारी ने बोली, ये भी एक ह्यूरिस्टिक हो सकती है बिल्कुल। ये इसको अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। वैसे बुक के अंदर जो डिस्कशन है उसके लिहाज से ये दो ह्यूरिस्टिक्स हैं। एक तो आप एक ह्यूरिस्टिक ये हो सकती है कि आप नंबर ऑफ टाइल जो रॉन्ग पोजीशन में उनको चेक कर लें, एंड द सेकंड इज द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द टाइल फ्रॉम देयर गोल पोजीशन, यानी उनकी जो अभी पोजीशन है वो और जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए वो, इन दोनों के बीच में बेसिकली मैनहट्टन डिस्टेंस काउंट देख लें। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, जिस तरह यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है डिफरेंस कह लें आप एक तरीके से दो पॉइंट्स का, और तो मैनहट्टन डिस्टेंस भी वैसे ही होता है, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई? ह्यूरिस्टिक फंक्शन ये मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे इसमें अप्लाई हो रहा है कि जो एक्चुअल जो रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है उन टाइल्स को जो एक्चुअल पोजीशन पे गोल पोजीशन में होना चाहिए था उन दोनों के बीच का डिस्टेंस काउंट कर लें, तो उस डिस्टेंस से बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि हमें अरेंजमेंट चेंज कैसे करनी है। तो उसी के लिहाज से आप सिंपली पुट ऑन कर दें वैल्यू टाइल्स को, तो ऑटोमेटिकली वो सॉर्टिंग भी अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी,
इसी तरीके से आइटरेटिव डीपनिंग सर्च ए स्टार को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अगर डी हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम गोल और एवरेज हमारा है 100 इंस्टेंसेस का, ठीक है, तो 10 अगर हमारे पास डेप्थ है, 2 डेप्थ है, तो आईडीएस उसके लिए 10 सर्च कॉस्ट ले रहा है। ह्यूरिस्टिक ए स्टार जो है आपका वो 6 ले रहा है, और ये ब्रांचिंग फैक्टर है। ये जस्ट एवेल्यूएशन है, और इस कंपैरिजन से बेसिकली ये दिखाना मकसद है कि ए स्टार जो एल्गोरिथम है वो बेहतर परफॉर्म करता है व्हेन ह्यूरिस्टिक्स आर बेटर। यानी अगर आपकी जो ह्यूरिस्टिक है वो आप जितनी बेहतर अप्लाई करेंगे, जितनी इफेक्टिव होगी, उतना ए स्टार एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्योंकि ये भी ए स्टार ही है और ये भी ए स्टार ही है, लेकिन ए स्टार विद ह्यूरिस्टिक 1 कॉस्ट, आप देख सकते हो डिफरेंस अलग है, और विद इफेक्टिव ह्यूरिस्टिक्स इसकी कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है, और इसी वजह से फिर टाइम के ऊपर भी उसी का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आईडीएस तो खैर स्लो है, तो उसको तो हटा देंगे, तो वो हो गया, पीछे रह गया बेंचमार्क में। ए स्टार एल्गोरिथम के जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से हमने बोला, हमने खुद अभी कहा कि ए स्टार एल्गोरिथम जो है उसका एक प्रॉब्लम है कि स्पेस एंड टाइम एक्सपोनेंशियली इसका ग्रो करता है। तो उसको बेहतर करने के लिए 2-3 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब उन सॉल्यूशंस की डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ए स्टार एल्गोरिथम का एक वर्जन है आइटरेटिव डीपनिंग ए स्टार, आईडीए जिसको कहते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से हम कट ऑफ लगाते थे, तो हम कट ऑफ लगा दें और कट ऑफ लगा के ए स्टार अप्लाई कर दें, तो हमारे सर्च ट्री की जो डेप्थ है उसको, उसके प्रॉब्लम को हम लोग बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें भी हम यही काम कर सकते हैं कि हम जो हमारे बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिथम के अंदर हम एफ की बेसिकली जो एवोल्यूशन जो हमारा फंक्शन होता था उसकी ऊपर लिमिट लगाते हैं, तो उसकी लिमिट की लगाने की वजह से हम लोग फिर ट्रैक रख सकते हैं कि हमारी जो नोड्स हैं वो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड ना करें। तो उस लिमिट या उस रेंज के अंदर जो नोड्स आ रही होंगी हम उनको एक्सपेंड करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, बाकी सबको हम छोड़ देंगे, ठीक है। और मेमोरी बाउंडेड या मेमोरी इफेक्टिव जो ए स्टार के एल्गोरिथम है वो ए स्टार एम ए है, और सिंप्लीफाइड एम ए है। अब एम ए एल्गोरिथम है, मेमोरी के ऊपर कुछ इन्होंने कंडीशंस या इस तरीके से कुछ किया होगा, उसके लिहाज से बनाए हैं। तो खैर इन सब का इन और इन वन बात ये है कि हर एल्गोरिथम ऑल इन वन नहीं हो सकता, ठीक है। आप कभी भी कोई भी एल्गोरिथम देख लें, वो ऑल इन वन नहीं हो सकता। उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप जो चेंजिंग करेंगे उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम और निकल जाएगी। जिस तरह आईडी है, अब आईडी एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहा है, लेकिन मेमोरी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता ये स्टिल, ठीक है। अगर ये मेमोरी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ए स्टार एम ए या एम ए स्टार, तो एम ए स्टार बेसिकली ये कट ऑफ वाली बात को सॉल्व नहीं कर रहा होगा। तो हर एल्गोरिथम स्पेसिफिक टास्क के लिए अच्छा होता है, ये बात अब माइंड में आप रख लें, ठीक है। क्योंकि हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि मिसाल के तौर पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पढ़ते हुए खास तौर पे ये बहुत माइंड में आता है स्टूडेंट्स के कि बस आंखें बंद करो और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग उठा के लगा दो। ऐसा नहीं होता, हर मॉडल हर काम के लिए नहीं है। हाँ, आप टेस्ट कर सकते हो, ट्रायल कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके सॉल्यूशन के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा होता है। वो खैर हम मशीन लर्निंग का जब इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा बहुत उसके वक्त इस पर बात कर लेंगे, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दिएगा। तो ये है, वैसे होपफुली उम्मीद तो है कि नेक्स्ट टाइम मशीन लर्निंग का कोर्स ऑफर हो तो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे एट लास्ट आफ्टर 1 ईयर। तो उसमें ये सारी डिस्कशंस बेसिकली होती हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है उस कोर्स में पूरा टाइम होता है इस चीज़ को डिस्कस करने का, तो डेप्थ में जाके भी डिस्कशन उस पर हो सकती है। अच्छा, तहूर का मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूं। बेहतर ह्यूरिस्टिक की वजह से अगर हम यूनिफॉर्म कौशल कंपेयर करें तब भी ए स्टार ही बेहतर होगा। हाँ, बेहतर इसलिए होगा क्योंकि कुछ सर्टेन सिनेरियोज में ये भी हो सकता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने प्रूफ जो किया, ठीक है, वो चाहे वो बेशक थोड़ा बहुत गलत हो, लेकिन उन्होंने यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को बेहतर प्रूफ कर दिया, ठीक है, ए स्टार से। तो सर्टेन सिनेरियोज में ये भी हो सकता है कि वो हो, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक सिनेरियोज के लिहाज से कभी भी एल्गोरिथम को रैंक नहीं करते।
हम जनरल प्रॉब्लम्स के ऊपर उसको रैंक करते हैं। जनरल प्रॉब्लम्स में के लिहाज से ए स्टार ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है कंपैरेटिवली यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के। ठीक है, ये एक्चुअल पॉइंट है। क्लियर है तबू? जरूर क्लियर है। पता नहीं मैंने क्या लिखा था, उसके ऊपर क्या मिले मुझे याद नहीं, मैं देखूंगा तो पता चलेगा। खैर, अच्छा जी, इसके अलावा लोकल सर्च मेथड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग के ही अंदर, वो लोकल सर्च मेथड्स है। लोकल सर्च मेथड्स का बेसिकली प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार हमारा जो स्टेट स्पेस होता है, ठीक है, उस स्टेट स्पेस को हम इंस्टेड ऑफ गोल के हम एरर रेट के लिहाज से या एरर के लिहाज से कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि एरर को मैक्सिमाइज करना या एरर को मिनिमाइज करना बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, एआई में सर्चिंग बेसिकली हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं। इवन मास्टर्स के अंदर एआई फॉर प्लानिंग या इस तरह के कोर्स भी ऑफर हो सकता है, क्योंकि सर्चिंग खुद इतनी ब्रॉड है। आप मशीन लर्निंग वगैरह के अंदर क्या कर रहे होते हो, जितने भी लेटेस्ट आपकी टेक्निक्स या अप्रोचेज है वो क्या कर रहे होते हैं, आप उसमें ऐसा पैटर्न सर्च कर रहे होते हो या ऐसा वे अराउंड सर्च कर रहे होते हो जिससे आप ऑप्टिमल या गोल पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो वो सर्च करना ही है ना, तो सर्चिंग का बहुत बड़ा रोल है। एक सर्चिंग का बहुत बड़ा रोल है, एक लॉजिक्स का बड़ा रोल है। लॉजिक्स को हम लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। गेम थ्योरी भी है, उसका भी रोल है, लेकिन इन कंपैरिजन टू सर्चिंग एंड लॉजिक्स इतना नहीं है। लॉजिक्स और इसका ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रिटिकल रोल है। खैर, लोकल सर्च मेथड क्या है? सिंपली जिसको हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम भी कहा जाता है, कि मिसाल के तौर पे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वादी में ले जाके छोड़ दूं। ठीक है, हम लोग गए सवाद, सवाद ले जाके मैंने आपको छोड़ दिया एक जगह पे। अब मैंने आपको बोला कि ये जो वादी आपको पूरी नजर आ रही है, आप इस पूरी वादी को देख रहे हो, इसमें सबसे वो पॉइंट कौन सा है जिसकी सबसे कम जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा है, यानी निचान सबसे ज्यादा है, ऐसा पॉइंट मुझे पता हो। ठीक है, तो हो सकता है आप जो देख रहे हैं, जितनी वादी आपको, जितना आपकी हद नजर है, हद निगाह है, उसमें आपको जो नजर आ रहा है, उसमें आपको नजर आ रहा है ये सामने एक वादी है, ये सबसे नीची नजर आ रही है, बाकी सारी तो ऊंची है। ठीक है, तो आपने कह दिया भाई ये वाली जो वादी है ये वाली सबसे नीची वादी है। लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी उस पूरी वादी के अंदर कोई ऐसा एक और पॉइंट हो जो उससे भी नीचे हो। ठीक है, तो इस चीज से दो प्रॉब्लम्स बेसिकली आते हैं। एक चीज होती है ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, ग्लोबल मिनिमा उस चीज को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जो आपका स्टेट स्पेस है या जो आपका प्रॉब्लम स्पेस है उसमें सबसे कम जहां पे एरर हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें व्हाइट बोर्ड पे स्विच करता हूँ इसको जल्दी से, और इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरा स्टेट स्पेस है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली इस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मेरा ग्लोबल मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये मेरा ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट है। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब ये वो पॉइंट है जो पूरे मेरे स्टेट स्पेस के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, अब चाहे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ एरर हो, जिस भी लिहाज से आप स्टडी कर रहे हैं उस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। तो हम लोग मिसाल के तौर पर वादी वाली बात जो करी, हम लोग मिसाल के तौर पर यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ से हम इस पूरी वादी को देख रहे हैं, ये पूरी वादी का हमें एक नजारा मिला हुआ है। तो हो सकता है कि हम लोग डायरेक्ट इस पे भी पहुंच जाए जो कि एक्चुअली ग्लोबल मिनिमम है, या हो सकता है हम लोग बोले कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला इससे भी नीचे है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम आपके पूरे स्टेट स्पेस में एक ही होगा। मिनिमम पॉइंट्स और मैक्सिमम पॉइंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मिनिमम
और ग्लोबल मैक्सिमम एक ही होगा। ठीक है, ये याद रखने की चीज है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर मैंने सॉरी बंद कर दिया तो वो ब्लाइंड हो गए होंगे। ओके, चैट ओपन कर लूं। चैट नहीं आ रही। Don't know why it's not coming. Yeah. मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ कह सकते हो। हाइट हाइट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। अप्रोप्रिएट वर्ड इसके लिए इसकी डेप्थ ही होगा। ठीक है, हाइट हाइट क्या नाम, क्योंकि हाइट आप फिक्स कर रहे हो फिर एक ही चीज को, तो हाइट लाजमी नहीं है कि हाइट ही हो, और हाइट के बजाय कोई और चीज भी हो सकती है। एरर एरर रेट भी हो सकता है। जिस तरीके से जब हम इसी प्रॉब्लम को डीप लर्निंग जब स्टार्ट करते हैं तो इसी प्रॉब्लम से नॉर्मली स्टार्ट की जाती है, लोकल सर्च मेथड से। तो उसमें हम लोग बेसिकली जब हम चाह रहे होते हैं कि हमारा एरर जो मॉडल है वो मिनिमम हो जाए, और वैसे एरर हमारा मैक्सिमम होता है। तो इसी वजह से लोकल सर्च मेथड को एक तरीके से हिल क्लाइंब करने से समझाया जाता है कि आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको एक अगर रैंडमली किसी भी जगह पे आपको भेज दिया जाए, या किसी भी रैंडम आप वर्ल्ड स्टेट में चले गए, और वहां से आपको बेसिकली किसी एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचना है या मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचना है, तो उसकी जो अप्रोचेज हैं वो बेसिकली लोकल सर्च मेथड्स में आती हैं। ठीक है, उसके लिए एक अप्रोच जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो बेसिकली ये पॉइंट है, ये आप हो, और ये पूरा स्टेट स्पेस है आपका। ठीक है, हिल बना हुआ है। ठीक है, तो आप ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करते हुए बेसिकली अपनी डायरेक्शन डिटरमाइन करते हो कि भाई मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे पीछे जाना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, जो मेरा गोल है उसके लिहाज से मुझे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल, उस फॉर्मूले को बेसिकली अप्लाई करते हुए आप स्टेप्स बेसिकली ले रहे होते हैं, और स्टेप्स ले लेके छोटे छोटे आप उस गोल तक जा रहे होते हैं। उसकी भी बेहतर वर्जन्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिनको लोगों ने बेसिकली प्रपोज किया है। ठीक है, इसमें भी फिर मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस भी आ जाती हैं, जिस तरीके से जेनेटिक एल्गोरिथम है, आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम आ जाता है इसमें, और इसी तरीके से कॉन्स्टेंट ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट आ जाता है, जिसमें आप बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को देख रहे होते हैं, कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम है उसको आप उसकी आप कंडीशंस को लेके उसके लिहाज से आप मैक्सिमम या ऑप्टिमल कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जो भी हिल है या जो भी प्रॉब्लम है उसके आप मैक्सिमम पहुंचना तो मैक्सिमम पहुंच जाते हैं, मिनिमम पहुंचना तो मिनिमम पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अगर मिसाल के तौर पे हम हिल क्लाइंबिंग, ये एक कोई पजल का प्रॉब्लम इसने दी है, मिसाल के तौर पर अगर हम इसको ही देख लें। ठीक है, अगर हमारी जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स दी हुई है। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक अगर लेट से 17 दी हुई है कि 17 हमारे पास ऐसे पेयर हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनकी कॉस्ट को अगर हम एस्टिमेट करें ह्यूरिस्टिक फंक्शन से तो वो 17 है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे या लेस देन 17 है, तो उसको हम बना सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम बेसिकली कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हिल क्लाइंबिंग का जो एल्गोरिथम है वो सिंपल है। ठीक है, कि आपने क्या करना है, आपके पास एक फंक्शन है सिंपल प्रॉब्लम, जो कि आपके लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम रिटर्न करेगा जो आप चाहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के तौर पे इसको स्टडी किया गया है। कहीं कहीं कुछ कंडीशंस के अंदर मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में भी इसको स्टडी किया जाता है। अच्छा, सेशन एंड होने वाला है तो मैं सेशन रिस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम के एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली रिकनेक्ट कर लें।